इसलिए आज से इम्पोर्टेंट था ताकि हमें पता चले आगे हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, नेक्स्ट मॉड्यूल, वो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था एग्जाम से पहले, उसको हम नए से स्टार्ट करेंगे दूसरे मॉड्यूल को। वो है कन्वर्टर्स। और कन्वर्टर्स में आप जो भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब कन्वर्टर्स आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे ये चीज। इसमें हम दोनों, एक तो हम अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर्स भी पढ़ेंगे और कंट्रोल्ड वाले भी। ठीक है, और बाकी रही बात, कन्वर्टर्स में हम दोनों लेते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है हम कन्वर्टर्स क्यों नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं, हम यूज क्यों नहीं करते हैं? जैसे हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं या इन्वर्टर, हम कन्वर्टर यूज क्यों करते हैं वर्ड? किसी को कोई आइडिया? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज? बल्कि आपने दो दो बार तो पढ़ा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी तो सेम ही है। हाँ, तो बेसिकली हम इसमें आप रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा इन्वर्टर, वो भी इसी में आएगा। तो इनको कंबाइनली हम बोलते हैं कन्वर्टर। ठीक है, इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कन्वर्टर शायद हम रेक्टिफायर को ही बोलते हैं, या हम इसमें या इन्वर्टर ही भी पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें दोनों आएंगे आपके, इन्वर्टर वाला ऑपरेशन भी और आपका रेक्टिफायर ऑपरेशन भी आएगा। वो आपको पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा फायरिंग एंगल, हम इनको रेक्टिफायर और इन्वर्टर में फिर तकसीम करेंगे आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मॉड्यूल हम, हाँ, पीडीएफ शेयर करेंगे आपसे, वो रहेगा दैट इज कन्वर्टर। इसमें पहले बेसिक ही पढ़ेंगे, फिर आगे आगे हम देखेंगे कि इसमें हम थ्री फेज भी पढ़ेंगे, फिर कंट्रोल भी आएगा। तो पहले हम देखेंगे इसमें बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, होप कि आप सबको ये क्लियर हो स्क्रीन पे। इसमें कुछ एजम्पशंस हम लेके चलेंगे, और इन एजम्पशंस के बेस पे हम फिर इनका एनालिसिस करेंगे। पहले पहली एजम्पशन क्या है, हम जो भी यहाँ पे सोर्स यूज करेंगे, वोल्टेज सोर्स, हम माने कि ये आइडियल है। जो वोल्टेज सोर्स जो जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे इन कन्वर्टर्स में, वो हम आइडियल मान के चलेंगे। क्योंकि अगर आप आइडियल नहीं मानोगे, आपके वोल्टेज सोर्स में कुछ हार्मोनिक्स होंगे और उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, तो उसकी वजह से फिर दिक्कतें बढ़ जाती है, और आप एनालिसिस नहीं कर पा, आगे नहीं बढ़ पाओगे उस चीज से। तो खैर आप, क्योंकि हमारा मेन मकसद है यहाँ पे कन्वर्टर्स पे, तो वोल्टेज सोर्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम आइडियल मान के चलेंगे। नेक्स्ट इज AC source has no impedance and delivers constant voltage of sinusoidal waveform and constant frequency। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखिए कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, जो हम सप्लाई यूज करेंगे उसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी साइनसोइडल, प्योर होगी साइनसोइडल टाइप, इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं आएगा, स्क्वायर वेव नहीं होगी, हम प्योर साइनसॉइड वेवफॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम, ये तो सिंगल फेज की, चलो दोनों के लिए, सिंगल फेज के लिए भी और थ्री फेज के लिए भी, लेकिन थ्री फेज में एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे हम, जो हम सप्लाई यूज करेंगे यहाँ पे इन केस ऑफ थ्री फेज, वो मान के चलें दैट इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड के कंडीशन में हम फिर सारा एनालिसिस हमारा रहेगा आगे। और बैलेंस में आपको पता है कि फेज शिफ्ट कितना होता है तीन फेज के बीच में, 120 डिग्री। तो वो हम बैलेंस मान के चलेंगे, उसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा, तो बैलेंस हम लेंगे यहाँ पे, सोर्स हम यहाँ पे बैलेंस लेंगे।
जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे हम, क्योंकि जनरली जो सप्लाई आएगी कन्वर्टर इन्वर्टर इस रेक्टिफायर स्टेशन पे, वो तो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही हम देंगे सप्लाई, क्योंकि हम वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं उस चीज से। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम सप्लाई देंगे यहाँ पे। जो हमारा सेंडिंग एंड स्टेशन होगा, रेक्टिफायर स्टेशन, वहां पे हम जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उनमें लीकेज इंपीडेंस हम लेंगे लो, या यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया नो लीकेज इंपीडेंस। लीकेज तो होगी लेकिन दैट विल बी नेग्लिजिबल, बहुत कम लीकेज, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फिर। और जो डीसी लोड होगा दैट विल बी इनफाइनाइट इंडक्टेंस, और इसका मकसद क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट इंडक्टेंस। क्योंकि आपके हिसाब से फिर मतलब हम सोचेंगे कि इनफाइनाइट इंडक्टेंस, तो हम मतलब इसको तो कैसे हम डिफाइन करें इनफाइनाइट चीज को, जो कि डिफिनेटली नहीं हो। इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर इंडक्टेंस आपकी इनफाइनाइट होगी दैट मीन वेरी लार्ज इंडक्टेंस, वेरी वेरी लार्ज, तो उससे हम क्या मान के चलें, जो करंट हमारा है डीसी साइड से रेक्टिफाइड करके, जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो डीसी साइड आएगा, कि बीच में जो आपका जो इंटर कनेक्शन रहेगा दो स्टेशन के बीच, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच, दैट विल बी डीसी। तो डीसी में आप मान के चलेंगे ये हमारा डीसी जो करंट होगा दैट विल बी कांस्टेंट, डीसी करंट हम कांस्टेंट मानेंगे। और डीसी करंट को कांस्टेंट मानने के लिए आपने वोल्ट ट्रांस में भी ये चीज पढ़ा होगा कि हम मानते हैं फिर इंडक्टेंस इसकी इनफाइनाइट है लोड पे। ये जब हम कन्वर्टर पढ़ेंगे उसमें कुछ लोड हम लगाएंगे और लोड में हम इंडक्टेंस भी लेंगे, और इंडक्टेंस का मकसद यही होगा कि करंट इज कांस्टेंट। तो मकसद यहाँ पे कि डीसी साइड में करंट होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड रिपल फ्री, उसमें कोई रिपल नहीं आएगी, जब कांस्टेंट है तो उसमें रिपल नहीं होगी। ठीक है। और जो वाल्व्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वाल्व्स के बारे में आपको पहले ही मैंने बताया पहले मॉड्यूल में इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में, कि वाल्व बेसिकली क्या है हमारे पास। एक तो हमारे पास होता है थायरिस्टर या डायोड, डायोड से हमारे पास थायरिस्टर्स है। लेकिन वाल्व एक नया वैल्यू नया हमने नाम दिया है। बेसिकली जब हम ग्रुप इन केस ऑफ ग्रुप बात करेंगे, दो चार थायरिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे वोल्टेज लेवल होगी, हमें तो एक्चुअली हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करना है। तो हाई वोल्टेज यहाँ पे तो 110 50 100 वोल्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, हम तो इन लेक्स बात करेंगे, ठीक है, किलो वोल्ट्स में। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ही थायरिस्टर हमारा नहीं काम करेगा, वो कंपेटेबल नहीं होगा उस लेवल के हिसाब से, वोल्टेज लेवल के हिसाब। तो उस यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे फिर, ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स दैट विल इन सीरीज और पैरेलल। वो हम उसका चीज वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं थायरिस्टर्स को, और पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे थायरिस्टर्स को। तो किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, साकिब? हाँ जी साकिब। 54। कुछ पूछना था शायद। तो मैंने आपको पहले लेसन में पढ़ा ये चीज कि हम थायरिस्टर को कौन सी कंडीशन में हम थायरिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज जब हमें वोल्टेज कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, ओके जी कोई बात नहीं, जो जब हमें वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना है, जब हमें हाई वोल्टेज के लिए बनाना होता है सिस्टम, तो हम हमेशा क्या करेंगे, थायरिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो सीरीज में हम तभी थायरिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे जब हमारी वोल्टेज लेवल क्या हो, रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल दैट विल बी हाई। और पैरेलल में कब हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल में आपकी वोल्टेज तो सेम रहती है, हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है। तो बेसिकली उसे फिर चेंज क्या होता है, फिर करंट। और जब हमें करंट की डिमांड ज्यादा हो तो उस केस में क्या करेंगे, थायरिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और उस ग्रुप ऑफ थायरिस्टर, एक फेज में जो ग्रुप ऑफ थायरिस्टर हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं वाल्व। ठीक है। और उस वाल्व को हम यहाँ पे बार बार ये नहीं बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ थायरिस्टर, चार थायरिस्टर, तीन थायरिस्टर, जो भी है, हम इसको वाल्व लेके यहाँ पे चलेंगे। आप वाल्व आप इसको दिमाग में रखिए क्या चीज है। आप थायरिस्टर मान के चलो बस, वो उसमें फिर ग्रुप ऑफ थायरिस्टर तो पता ही है। तो वाल्व यहाँ पे जो लेंगे हम दैट विल बी आइडियल। आइडल का मतलब जब हमारा वाल्व जो होगा ये ऑन होगा, हमारा थायरिस्टर जब ऑन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जीरो रेजिस्टेंस वो शो करेगा। आइडियल उसी चीज को बोलेंगे। अगर उसमें रेजिस्टेंस होगी तो उसमें तो ड्रॉप आएगा, तो फिर आइडियल नहीं रहा वो ड्यूरिंग ऑन कंडीशन या कंडक्शन मोड में। कंडक्शन मोड में उसकी वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट में दैट विल बी जीरो। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंडक्शन मोड,
कम्यूटेशन मोड, जब हम इसको ऑफ करेंगे, वालों को कम्यूटेट करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, तो उसके कंडीशन में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा सर्किट में, तभी हम मान के चलेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि ये आइडियल है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस वालू, वो आप ऐसे इसको वी से हम यहाँ पे नोट करेंगे, दैट विल पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, और करंट तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है। करंट मैंने आपको पहले ही बोला कि करंट कांस्टेंट है, दैट विल बी मैक्सिमम करंट, जितना हमें यहाँ पे कंपेटेबल होगा, और वो हम मैक्सिमम में रखेंगे उसी कंडीशन पे। लेकिन वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आप आगे देखेंगे कि हम वोल्टेज को कैसे, डीसी आउटपुट पे वोल्टेज को कैसे वेरी करेंगे। वो आप अल्फा को चेंज करके आप आउटपुट डीसी को कंट्रोल कर सकते हो। और पीक इनवर्स वोल्टेज दैट इज वी, और पीक इनवर्स वोल्टेज आपको पता है, आप लोगों को ये चीज पता होगा, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस एनी थायरिस्टर या डायोड, जो भी हम बोलते हैं, क्योंकि डायोड में भी एक पीक इनवर्स वोल्टेज होती है। ये वो वोल्टेज होती है जो उस डिवाइस के अक्रॉस एग्जिस्ट करते हैं जब वो ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, और ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा नहीं, इसका वैल्यू कम होना चाहिए पीक इनवर्स वोल्टेज का। ठीक है, कि अगर पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा हुई, दैट उसमें चांस है फिर ब्रेक डाउन का। इनवर्स कंडीशन में अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज आई, अगर वो ज्यादा आई ऑफ कंडीशन में किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, फिर खतरा है वहां पे वो स्ट्रेस, वोल्टेज स्ट्रेस होगा, तो उसे वो फिर उसका ब्रेक डाउन होने का खतरा है। तो उसको आप यहाँ पे मान दैट इज वी, पीक इनवर्स वोल्टेज। और किसी भी वालों की या किसी भी थायरिस्टर की, डायोड की रेटिंग अगर हमें देखनी हो, वो हम पीक इनवर्स वोल्टेज की टर्म्स में करते हैं। इसी टर्म्स में हम इसको पीक इनवर्स वोल्टेज की टर्म्स में रखते हैं। जैसे पावर आउटपुट, हम बोलेंगे ये कितना पावर दे सकता है, ये हमारा ग्रुप ऑफ, फिर जब हम वाल्व कनेक्ट करेंगे डिफरेंट फेज में, वो ग्रुप ऑफ वाल्व बनेगा, फिर या ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स, तो उसकी रेटिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर रेटिंग, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज इनटू करंट एवरेज, एवरेज करंट दैट मींस डीसी करंट, और इनटू पीक इनवर्स वोल्टेज, ना कि वो वोल्टेज जो आप आउटपुट पे आप ले रहे हो, वो उस वोल्टेज से हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें देखना होता है कौन सी कंडीशन पे हमारा जो कंपोनेंट है ये काम करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, हम इसकी वर्किंग स्मूथ होनी चाहिए। तो वो हम लिमिट देखते हैं, और उस लिमिट का नाम देते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट इन रिवर्स बायस कंडीशन। और इसी टर्म्स में हम इसकी पावर रेटिंग भी डिफाइन करते हैं कंपोनेंट की। वीडियो इज द डीसी आउटपुट वोल्टेज। अब ये सबस्क्रिप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ये ऐसे ही मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है टाइम बिताने के लिए, ऐसे नहीं है, इसको थोड़ा सा आप सीरियस लो। वीडियो, क्योंकि बीच जब आगे बढ़ेंगे बहुत सारे सब्सक्रिप्ट्स आएंगे बीच में, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो इज द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर व्हेन फायर एट अल्फा इक्वल 0 डिग्री। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को। ये थी कुछ हमारी assumptions, प्री रिक्विजिट्स, जो हमें आगे हम कन्वर्टर्स में यूज करेंगे। अब पहला जो कन्वर्टर्स में है, अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपको डीसी ट्रांसमिशन करना है, आपको जो पावर ट्रांसमिट करना है वो डीसी में करना है, आपको वोल्टेज एसी में नहीं करना है, आपको डीसी में करना है। दैट मीन्स बीच में जो इंटरकनेक्शन रहेगा वो डीसी रहेगा। सेंडिंग एंड पे भी आपका एसी होगा, रिसीविंग एंड पे भी आपका एसी होगा, बीच में जो मीडियम होगा दैट विल बी डीसी। सेंडिंग एंड पे हम क्या यूज करेंगे, एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए, दैट विल बी रेक्टिफायर। ठीक है, और रिसीविंग एंड पे हम इन्वर्टर्स को यूज करेंगे। अब पहले हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे, इसमें दोनों आएंगे, फिर पहले अनकंट्रोल्ड और फिर कंट्रोल्ड भी आएंगे, फिर हम इन्वर्टर की बात करेंगे। और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आपका सबसे सिंपलेस्ट जो होता है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि आप सब लोग जानते हो, पढ़ा होगा। इसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था शायद, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड किया है उस टाइम। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं है, आप देख लो यहाँ पे हमें, और ये अनकंट्रोल्ड है। हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड, क्योंकि हमने डायोड यूज किया, दैट मीन इट इज अनकंट्रोल्ड, इसमें कंट्रोल ही नहीं है। डायोड की अक्रॉस आपकी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, दैट मीन ये कंडक्ट करेगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है आपका, आप चेंज नहीं कर सकते हो आउटपुट वोल्टेज के उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर ही नहीं है कोई जो हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे डायोड के अक्रॉस। दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देख लीजिए, हमने डायोड लिया है, लोड हमने एक रेजिस्टेंस को माना यहाँ पे, और लोड हमने कनेक्ट किया है, और आउटपुट के अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज है डीसी आउटपुट वोल्टेज एच वी आउट, और जो आपने सप्लाई दी है
दैट इज एसी साइनोसॉइडल, प्योर साइनोसॉइडल वेव। तो आप देख लीजिए वेव फॉर्म में, आप डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास प्योर साइनोसॉइडल है, ठीक है, प्योर साइनोसॉइडल VST। देयर इज इनपुट वोल्टेज दैट आर वी अप्लाइंग अक्रॉस द डायोड एंड द लोड। आप देख रहे हो यहाँ पे सर्किट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब पहले आप में देख लीजिए, जब वोल्टेज पॉजिटिव होगी डायोड के अक्रॉस, दैट मींस एनोड पे वोल्टेज मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जब करंट कोई नहीं है आर के अक्रॉस ड्रॉप आएगा जीरो, अभी करंट कोई फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो आर के अक्रॉस जीरो ड्रॉप आएगा। तो नीचे अगर हम ग्राउंड मानेंगे इस वाले टर्मिनल को, इस वाले जंक्शन को अगर हम 0 वोल्ट पे मानेंगे ग्राउंड पे, या किसी भी वोल्ट पे इसको मान लीजिए एक्स वोल्ट पे, और यहाँ पे जो आएगा, ये यहाँ पे एक्स आएगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या आएगा, एक्स प्लस इनपुट वोल्टेज। दैट मींस एक्स प्लस इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन एक्स, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये ऑन कंडक्ट करेगा। और ड्यूरिंग ऑन कंडीशन कंडक्शन आपके आउटपुट के अक्रॉस क्या वैल्यू आएगा वोल्टेज का, सेम वेव फॉर्म आएगी आउटपुट के अक्रॉस भी सेम। और कितने टाइम के लिए ये फिर काम करेगा, आप मुझे ये बताइए। आउटपुट वोल्टेज आपकी पहले हाफ में आएगी जब तक हमारी वोल्टेज डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस, हमारा जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा तब तक हमारा आउटपुट वोल्टेज सेम आएगा इनपुट वोल्टेज के, ठीक है। क्योंकि डायोड जब कंडक्ट करेगा शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्ट आएगी आपकी लोड के अक्रॉस, आर के अक्रॉस डायरेक्ट वही कनेक्ट हो जाएगा। तो जो आपकी सोर्स पे जो वोल्टेज होगी वही आपकी वोल्टेज फिर लोड पे भी आएगी। और हमारा डायोड कब तक कनेक्ट करेगा, पाई तक, क्योंकि इसके बाद जो इनपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव में जा रही है, और आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। आपके एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी और कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, तो डायोड रिवर्स बायस रहेगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम आउट इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन नेगेटिव हाफ साइकिल में हम इसमें 0 वोल्टेज से शो करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं आएगी आउटपुट के अक्रॉस। और फिर से जब एक नया पॉजिटिव हाफ आएगा वेव फॉर्म का इनपुट वोल्टेज का, और फिर से हमारा डायोड कंडक्ट करेगा और सेम वोल्टेज आपके आउटपुट के अक्रॉस यहाँ पे आपको मिलेगी लोड के अक्रॉस। सिमिलरली आप देख सकते हो करंट, ये तो वोल्टेज की बात रही, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, करंट भी सेम ही आएगा। करंट में क्या होगा, जो कि वोल्टेज है डिवाइड बाय आर कर लो, ये लोड के अक्रॉस लोड की जो रेजिस्टेंस वो क्या है, आर, और वोल्टेज डिवाइड बाय आर आपको करंट मिलेगा। एंड दैट्स वो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम आएगा, क्योंकि जब हम आर से डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लेकिन वेव फॉर्म सेम रहेगी, वेव फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेव फॉर्म के उसके मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आर से हम जब इसको डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे करंट की वेव फॉर्म भी सेम ही आएगी लोड के अक्रॉस। और फिर पीक इनवर्स वोल्टेज, मुझे बताइए पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या आएगी, वीएम आएगी पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर हम पीक इनवर्स नहीं बोलेंगे, हम पीक मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में बोलेंगे कि डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन, तो हम बोलेंगे माइनस वीएम। क्योंकि जब हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं तो हमने उसी में नाम में इसको मेंशन किया है इनवर्स वोल्टेज, दैट इज नेगेटिव वोल्टेज। वो नेगेटिव पहले हमने जब नाम में इसको मेंशन किया तो फिर माइनस वीएम बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे वीएम, ठीक है। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर भी जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लोग गलत आंसर देते हैं इस चीज में, तो बोलते हैं माइनस वीएम, क्योंकि हालांकि इंटरव्यूअर वहीं से बोलता है पीक इनवर्स वोल्टेज, उसने मेंशन किया होता है इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज जो आएगी डायोड के, दैट विल बी वीएम। तो आप कैसे इसको देखोगे यहाँ पे कि वीएम कैसे आएगी। नेगेटिव हाफ में देखिए आपका डायोड ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप मुझे बताइए एनोड पॉइंट पे यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी और यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी। एनोड पे नेगेटिव, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट वेवफॉर्म का, इनपुट सप्लाई का, यहाँ पे माइनस वीएम आएगा। नीचे आप अगर आप ग्राउंड 0 वोल्ट पे मानोगे तो यहाँ पर माइनस वीएम, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वीएम आएगा। केवीएल जब आप इस लूप में लगाओगे तो डायरेक्ट आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो डायोड के अक्रॉस आएगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, क्योंकि आर के अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आएगा और नेगेटिव एनोड पे आएगा। तो डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा विद कौन सी वोल्टेज है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस रहेगा, सॉरी रिवर्स बायस रहेगा। कौन सी वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज आपकी क्या है, वीएम। तो सेम नेगेटिव साइकिल डायोड के अक्रॉस आएगा,
दिस विल बी द पीक इनवर्स वोल्टेज और मैग्नीट्यूड Vm आएगा इसका। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा क्योंकि ये चीज आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी। अब इसमें जो कैलकुलेशंस है, एनालिसिस थोड़ा करना है इसका। मेन मकसद है कि वेव फॉर्म अभी तो बहुत सिंपल है, ये आगे वेव फॉर्म्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन अभी सिंपल चल रहा है तो आप इसका एनालिसिस लेकिन जरूरी है। अब एनालिसिस में क्या करना है आपको, आपको आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, उसमें कितना डीसी पार्ट है, इसमें हार्मोनिक्स भी है क्योंकि प्योर डीसी तो नहीं मिल रहा है आउटपुट पे। आप वेव फॉर्म पे देख लीजिए, आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है ये तो प्योर डीसी नहीं है, इसमें तो आपको ये रिपल्स नजर आ रही होंगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको पता चला कि नेगेटिव में कोई वोल्टेज नहीं है, पॉजिटिव में ये, लेकिन इट्स नॉट कांस्टेंट, दैट मीन प्योर डीसी नहीं है। अब इसमें निकालना है इसमें कितना डीसी वैल्यू है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है एवरेज की फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो आपके सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हो एवरेज की फॉर्मूला। तो वहां से जब हम इसमें एवरेज फाइंड करेंगे, दैट विल बी एक साइकिल के अंदर क्या करेंगे, एक साइकिल के अंदर हमें एरिया निकालना है। एवरेज मींस हमें डीसी जब कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, एरिया निकालना है, डिवाइड बाय टाइम पीरियड करेंगे। टोटल टाइम पीरियड क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो हम उससे फिर डिवाइड करेंगे बाहर। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कीजिए, सेमे से करना है क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है तो यहाँ पे इंटीग्रेट हम करेंगे। एक पीरियड में इसको इंटीग्रेट करना है और डिवाइड बाय टाइम पीरियड करना है। अब हमें पता है कि इसका वैल्यू जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो पॉजिटिव है, उसका तो मैग्नीट्यूड है वो 0 से पाई तक है, और पाई से फिर 2 पाई तक 0 है, तो पाई से 2 पाई तक इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसका वैल्यू हमें पता है ये 0 है। तो हम करेंगे फिर 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट, तो हमारे पास डीसी आउटपुट आएगा, दैट विल बी Vm बाई पाई। तो Vm बाई पाई हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी आउटपुट डीसी वोल्टेज। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है। अब आउटपुट वोल्टेज में ये जो डीसी आ गया हमारे पास, और डीसी या एवरेज दोनों सेम ही है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे देखिए, इसको एक सबस्क्रिप्ट से हम इसको मेंशन करते हैं। अब इसका आउटपुट का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आरएमएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, आरएमएस की फॉर्मूला जो आप सिग्नल्स में पढ़ते हो, रूट ऑफ, पहले रूट लेंगे, अंदर क्या होगा 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और एरिया का स्क्वायर करेंगे, इंटीग्रेशन करना है लेकिन इस बार स्क्वायर भी करना है। Vm sin ओमेगा टी, जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो साइन आउटपुट वोल्टेज, उसकी जो वेव फॉर्म है, आपको लग रहा है कि ये तो साइन का पार्ट ही है, ये जो वेव फॉर्म है इज अ पार्ट ऑफ साइन वेव फॉर्म, ठीक है। तो साइन का ये पार्ट ही है, तो हम Vm sin ओमेगा टी से इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर्मूला में। तो पुट कीजिए यहाँ पे Vm sin ओमेगा टी, और लिमिट देखिए कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, क्योंकि पाई से 2 पाई तक तो 0 ही है फिर आउटपुट वोल्टेज, तो वो तो जरूरत उसका कैलकुलेट करना कोई फायदा नहीं। यहाँ पे 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट कीजिए और स्केयर, पहले इसको स्केयर करना है अंदर फंक्शन को। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, Vm sin ओमेगा टी स्केयर फंक्शन, इसको आप पहले कॉस में, फिर जब Vm sin ओमेगा टी आएगा, Vm स्केयर को आप बाहर लेंगे, Vm वो बाहर आएगा और अंदर बचेगा sin ओमेगा टी, इसका स्केयर करना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। स्केयर के इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो आपको पता है, यहाँ पे आसानी है, इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, और फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर आसान है। और जब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आता है उसका आरएमएस वैल्यू आएगा Vm बाई 2। Vm इज द मैक्स वैल्यू, पीक वैल्यू, जो वेव फॉर्म का जो पीक वैल्यू दैट्स Vm, और डिवाइड बाय 2 करना, दैट विल बी आरएमएस आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस। और आरएमएस करंट भी आसान निकालना है, अगर आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगा तो करंट भी आएगा। करंट कैसे आएगा, डिवाइड बाय आर कीजिए, तो करंट आएगा, वोल्टेज तो Vm बाई 2 है, करंट कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय आर कर लो, तो Vm बाई 2 आर आएगा आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट। सिमिलरली अगर आप एवरेज पावर निकालोगे आप, क्योंकि अब आपके पास क्या है, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू भी है, आपको करंट का एवरेज वैल्यू भी है। करंट का एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय आर, जैसे आपने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाला, आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो सेम यहाँ पे एवरेज आउटपुट करंट भी निकाल सकते हो। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज वोल्टेज इंटू एवरेज करंट, ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें
करेंगे आरएमएस, अगर हम आरएमएस की बात करेंगे हम कैसे निकालते हैं, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। तो हम आरएमएस पावर जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी करंट का आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर, दैट इज वीएम बाय 2r का होल स्क्वायर इनटू आर, दैट वो क्या आएगा वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय 4r। ठीक है, अब ये हमारे पास आया आरएमएस पावर। ठीक है, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम फिर इसकी एफिशिएंसी से हम फिर इसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा कन्वर्टर हमारा ज्यादा एफिशिएंट है, दैट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये कितना रेक्टिफाई करता है, इनपुट वेव फॉर्म को कितना रेक्टिफाई कर रहा है, दैट मींस इनपुट एसी वेव फॉर्म को कितना उसमें उसको कितना डीसी बनाता है, दैट इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, दैट इज पीडीसी डिवाइडेड बाय पीएसी, डीसी पावर एट द आउटपुट डिवाइड बाय द पावर इनपुट, एसी पावर इनपुट, जो आपने इनपुट पावर दिया सर्किट को एसी पावर, उसमें से कितना पार्ट आपका डीसी में कन्वर्ट हुआ, दैट विल बी द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। सिंपल भाषा में इसको समझना है तो पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी, डीसी पावर डिवाइड बाय एसी पावर इनपुट, वो डीसी पावर आपका आउटपुट पे आएगा। और आउटपुट पे कितना डीसी पावर आएगा मुझे ये बताइए, वी एवरेज इंटू आई एवरेज। ठीक है, तो वी एवरेज आपको पता है वो क्या है, वीएम बाय पाई, इंटू आई एवरेज क्या आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय आर, दैट विल वीएम बाय पाई आर, दिस विल बी द डीसी आउटपुट पावर। ये आपका डीसी आउटपुट पावर आएगा डिवाइड बाय पीएसी, इनपुट एसी पावर। तो इनपुट एसी पावर कितना दिया आपने, हाँ जी बताइए, आरएमएस पावर वो कितना आएगा बताइए, ऊपर तो हमने निकाला है ना वीएम स्क्वायर बाय 4r, इसे डिवाइड कर ले तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 40.53, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इनटू 100 तो 40.53% इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है इस कन्वर्टर की, हाफ ए रेक्टिफायर। क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है, इसमें कुछ नया है नहीं, आगे बढ़ते हैं। और फिर आपका एक और पॉइंट है यहाँ पे फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइड बाय वी एवरेज, एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फॉर्म फैक्टर भी यहाँ से आ सकता है, दैट इज RMS value of the output voltage, that's VM by 2 और divided by average output voltage, that's VM by pi, और VM कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा पाई बाय 2, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, पाई को इन टर्म्स ऑफ इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए डिवाइड बाय 2 कीजिए तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म फैक्टर आएगा। फिर आएगा रिपल फैक्टर। तो रिपल क्या होता है बेसिकली, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज रिपल, हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज। तो मुझे बताइए यहाँ पे वेव फॉर्म आपके सामने है तो रिपल क्या होता है बेसिकली, हाँ हाँ जी कोई आइडिया किसी को, बेसिकली रिपल क्या होता है, आपकी हाँ जी ओएस बताइए रिपल क्या होता है, ये चीज आपने पढ़ा है, ये हमने ऑल्ट्रॉनिक्स ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बताइए यहाँ पे रिपल क्या होता है, व्हाट्स रिपल, रिपल बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द पीक वोल्टेज आउटपुट जो पीक वोल्टेज वेव फॉर्म आएगी आउटपुट के अक्रॉस लोड के अक्रॉस, उसमें जो पीक टू पीक जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिपल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है हमारे पास लोड के अक्रॉस, ठीक है। अब इसमें रिपल क्या होगा, ये जो इसका पीक है ना वेव फॉर्म का आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म इसका पीक और नेक्स्ट पीक यहाँ पे, और बीच में आप देखिए ना यहाँ पे जो नीचे जीरो हो रहा है या उस वेव फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन टू रिपल्स पीक्स ऑफ द वेव फॉर्म दैट इज रिपल। और यहाँ पे वोल्टेज की हम बात करें तो वोल्टेज का रिपल हमें यहाँ पे निकालना है, और जब इसको फैक्टर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो रिपल फैक्टर क्या आएगा बेसिकली, वो आएगा रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर -1, एक सिंपल फॉर्मूला है। और फॉर्म फैक्टर आपको पता है ऊपर दिया हुआ है, फॉर्म फैक्टर इज कॉल्ड
V RMS divided by V average, average RMS value of the output voltage divided by average value of the output voltage, और -1 करना है और फिर इसका रूट लेना है, दैट विल बी द रिपल फैक्टर। और हमने ऊपर निकाला हुआ है फॉर्म फैक्टर, दैट इज पाई बाय 2। तो यहाँ पे पुट कीजिए फॉर्मूला में, वो आएगा पाई बाय रूट ऑफ पाई बाय 2 -1। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास रिपल फैक्टर आएगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सेम फिर एक और फैक्टर आता है हमारे पास, दैट इज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है जी, तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हो, पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी। आपने डीसी आउटपुट वोल्टेज कितनी मिली है, डीसी आउटपुट पावर कितना मिला है, और आपने कितना एसी पावर इनपुट सप्लाई किया है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से आपने कितना एसी इनपुट किया और आपको आउटपुट पे कितना डीसी पावर मिल गया, और उनका रेशियो जो आएगा दैट इज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या थी फिर, जो ऊपर हमने निकाला 40.53%, 40.53% जो थी हमारे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, दैट इज बेसिकली पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी। और एसी पावर कौन सा है, आरएमएस पावर एट द आउटपुट। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, ऊपर लिखा है पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी, इनके साथ रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। वो जो ऊपर एसी पावर है ना, वो एसी पावर आपके आउटपुट पे है, आउटपुट के, क्योंकि आउटपुट पे आपको प्योर डीसी तो नहीं मिल रहा है, इसमें तो हार्मोनिक्स भी आएंगी, जो आप फोरियर सीरीज आगे हम देखेंगे, हार्मोनिक्स एनालिसिस भी करेंगे। तो हार्मोनिक्स में आपको पता है कि इस वेव फॉर्म में तो प्योर डीसी नहीं है, इसमें हार्मोनिक्स भी आएंगे, दैट एसी कंपोनेंट है इसमें, और हार्मोनिक्स की वजह से भी एक पावर आता है, और उस टोटल पावर को हम बोलते हैं एसी पावर। ठीक है, तो एसी पावर एट द आउटपुट, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस से। एसी में हम आरएमएस यूज करते हैं ना, ठीक है, डीसी में हम एवरेज यूज करते हैं, तो एसी में आरएमएस यूज करते हैं, इसलिए वहां पे पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी, दैट पीएसी इज द एसी आउटपुट पावर एट द आउटपुट साइड ऑफ द कन्वर्टर या लोड साइड। लेकिन नीचे जो हम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नीचे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पीडीसी डिवाइड बाय पी सप्लाई पावर, या पी अपरेंट पावर भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज टोटल पावर, हम टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, वही तो होता है हमारे पास एसी में पावर। अपरेंट पावर तो टोटल पावर होता है, रियल पावर। ठीक है, पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी एट द सप्लाई साइड। आप ट्रांसफार्मर से कितना आपने एसी पावर सप्लाई किया, और उसका उसमें से कितना पार्ट आपका डीसी में कन्वर्ट हुआ, और उन दोनों का रेशियो आपको देगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कि हमारा ट्रांसफार्मर कितना यूटिलाइज हुआ। ठीक है, और जिस भी कन्वर्टर का ये फैक्टर हाई होगा वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर पूरा मतलब हाई पूरे लिमिट पे काम करे, जो हम पावर देंगे यहाँ से इनपुट वो सारा डीसी में कन्वर्ट हो। ये यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, पीडीसी आपको पता है, ये दैट इज एवरेज वोल्टेज इनटू एवरेज करंट, वीएम बाय पाई इनटू वीएम बाय पाई आर, ये आपका करंट इनटू वोल्टेज, दैट इज पीडीसी डिवाइड बाय पी सप्लाई पावर, दैट इज सप्लाई साइड से आपने कितना एसी इनपुट किया, दैट इज द आरएमएस ऑफ द करंट एंड द आरएमएस ऑफ द वोल्टेज एट द इनपुट। और करंट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना होता है इन केस ऑफ एसी, वीएम बाय रूट 2, ये अंडरस्टूड है, सबको पता है। इनटू सप्लाई करंट का आरएमएस वो आएगा वीएम बाय 2 डिवाइड बाय इनटू आर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, सर हमने यहाँ पे वीएम बाय 2 आर क्यों यूज किया, हमने यहाँ पे वीएम बाय रूट 2 क्यों नहीं यूज किया करंट में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। बेसिकली जो करंट आपके आउटपुट पे जो आ रहा है, करंट आपके आउटपुट पे जो आ रहा है, वो करंट आपके जो आपके सर्किट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आप देख लीजिए यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा डायोड के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, वही करंट आपके सोर्स के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। और ये जो सोर्स है डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स नहीं है, इट इज थ्रू ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्किट में होती है वो होती है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी साइड यहाँ पे होती है ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको इस पॉइंट को समझना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया। ये ट्रांसफार्मर होता है, उसको दो कॉलेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जो भी आप नाम दो। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमने कन्वर्टर कनेक्ट किया होता है, और उसी से हमने फिर आगे लोड भी कनेक्ट किया होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो करंट आपके लोड में डीसी करंट रेक्टिफाई होके जो करंट फ्लो करेगा, नो डाउट उसमें एसी कंपोनेंट भी आएगा, प्योर डीसी नहीं आएगा, वो सारा करंट वही करंट आपके सोर्स के थ्रू भी फ्लो हो रहा है, ट्रांसफार्मर के थ्रू भी वही करंट फ्लो हो रहा है।
दैट मीन्स जो आपका लोड करंट है और जो सोर्स करंट है वो सेम ही है। जो लोड करंट है और जो आपका सोर्स करंट है वो सेम ही है यहाँ पे। तो इसलिए हमने जो लोड करंट, अब हमें पता है कि लोड के अक्रॉस कितना करंट है, लोड के अक्रॉस जो करंट है दैट इज वो हम निकाल सकते हैं। लोड के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितनी है डिवाइड बाय आर करेंगे तो हमारे पास लोड के अक्रॉस आरएमएस करंट आएगा, और वही करंट आपके सोर्स के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये पुट नहीं करना है कि वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू एसी पावर में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन क्या किया है, वी एम बाई रूट टू तो आपको पता है सोर्स पे एक हाफ में पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ दोनों हाफ आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी साइड से दोनों हाफ आएंगे, और फिर आप एक हाफ में आपको काम करेगा, एक हाफ में काम नहीं करेगा, वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज तो आएगी ना, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और सेम करंट जो लोड के अक्रॉस आएगा वही सोर्स के अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर के थ्रू फ्लो करेगा। दैट मीन लोड के अक्रॉस जो करंट है उसका जो आरएमएस आएगा वही आरएमएस करंट आपके सोर्स पे ये थ्रू भी फ्लो कर रहा है। इसलिए हमने अब करंट को मेंशन किया वीएम बाई 2R, क्योंकि ऊपर आपने आरएमएस करंट निकाला है लोड के अक्रॉस, वही करंट हमने यहाँ पे भी यूज किया वीएम बाई 2R। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमने वीएम बाई रूट 2R क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वीएम वीएम स्क्वायर बन जाएगा ऊपर भी नीचे भी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वीएम स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी कैंसिल आउट हो। तो इसका जो आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.286। इसको परसेंटेज भी आप कन्वर्ट कर सकते इंटू 100 करेंगे तो 28.6% आएगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। दैट मीन्स आपका 100% में से आपका ट्रांसफार्मर 28% ही यूज हुआ, 28.6। तो अभी तो हम हमारे हिसाब तो बता नहीं सकते कि आगे कोई ऐसा कन्वर्टर भी होगा जो इससे ज्यादा ट्रांसफार्मर को यूटिलाइज करेगा, दैट उसमें ज्यादा पावर जो ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी पावर फ्लो करता है उसका मैक्सिमम पार्ट वो डीसी में कन्वर्ट करता है। ये हम देखेंगे आगे जाके। तो पहले तो यहाँ पे आप देख इसको ध्यान में रख लीजिए, इनके सब हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज 28.6%। ये था हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। अब सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, और मैंने यहाँ पे ब्रिज ब्रिज क्यों नाम दिया है हमने, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 4 डायोड्स हमने यूज किए यहाँ पे ब्रिज में, हम 4 डायोड्स यूज करते हैं, और इसका नाम ब्रिज इसलिए रखा है। आप देख लीजिए, हम मतलब शेप कुछ ब्रिज टाइप सी है, बस नाम से कुछ नहीं करना है, आपको समझ आना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिज इसके शेप के हिसाब से इसको हमने नाम दिया है। दिस सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। और आउटपुट में आप देख लीजिए एल, मैंने यहाँ पे इंडक्टेंस भी लगाई है। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट करंट है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई रिपल नहीं है, दैट्स रिपल फ्री आउटपुट करंट, ठीक है। तो वही कंडीशन जो हमने पहले डिस्कस की है अभी, तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे यूज करेंगे हम। दैट मीन्स इससे हम मान के चलेंगे जो आउटपुट में जो करंट आएगा उसमें कोई रिपल नहीं आएगी, दैट विल बी रिपल फ्री। यहाँ पे हमने कितने वॉल्व यूज किए, नंबर ऑफ वॉल्व्स 4, ठीक है। 4 वॉल्व्स हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि एक इंस्टेंट पे आपका यहाँ पे एक वॉल्व यूटिलाइज होगा, 2 वॉल्व बेसिकली यूटिलाइज हो जाएंगी, ठीक है। 2 आर्म्स में 2 वॉल्व यूज हो जाएंगी। अब एक डायोड डायोड ये जो हमने एक डायोड से इसको मेंशन किया है, यहाँ पे 4-5 डायोड्स पैरेलल में हो सकते हैं, सीरीज में हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है, दैट वो आप आगे देखोगे, वो आपको अंडरस्टूड है वो पॉइंट। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे हमने 4 वाल्व यहाँ पे यूज किए। मेजर एडवांटेज इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका जो मेजर एडवांटेज है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज हम यहाँ पे पूरे यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूटिलाइज जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बेसिकली वही फिर एनालिसिस है, पॉजिटिव हाफ में कौन सा डायोड, जब पॉजिटिव हाफ आएगा इनपुट साइड का, इनपुट साइड पे जो पॉजिटिव आएगी तो डायोड 1, 3, 2, 4 आपने यहाँ पे नेमिंग आप देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर होगा, स्क्रीन पे सब कुछ हो रहा है। सर्किट दीजिए ड्यूरिंग टू आप यहाँ पे पॉजिटिव आएगी एनोड, डायोड 1 के पास एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, और नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट किया है, फिर नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हो, नेगेटिव पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पे। अब 3 और 4 जो डायोड 3 और 4 इनके नेगेटिव वोल्टेज है,
तो आप मुझे बताइए 3 और 4 में से कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, और 1 और 2 में से कौन सा डायोड। यहाँ पे कुछ इशू आया, डिस्कनेक्ट हुआ। तो डायोड D1 एंड 3, डायोड 1 एंड 3, इसके जो कैथोड्स है वो सेम पॉइंट पे इनको कनेक्ट किया है। दैट मीन्स ये जो डायोड दो डायोड है D1 एंड D3, दैट आर इन दीज आर इन कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका कैथोड जो है वो कॉमन पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया है, एक ही पॉइंट पे। और D2 और D4, इनका जो एनोड पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया है। और D2 और D4 कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है फिर? कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि एनोड इनका कॉमन है, 2 और 4 का, और 1 और 3 का कैथोड कॉमन है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए, जब पॉजिटिव आप आएगा, यहाँ पे D1 के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, और D3 के एनोड पे D3 के एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी। तो आप मुझे बताइए D1 और D3 में से कौन सा कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों D1 एंड D3 आर इन कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड जो होता है वो उनमें से कौन सा कंडक्ट करता है? एक जनरल रूल आपने पढ़ा होगा, एनालॉग में भी, पावर ट्रांस में, कौन सा कंडक्ट करता है? जिसके एनोड पे, क्योंकि कैथोड तो कॉमन ही है, कैथोड कॉमन है, तो कैथोड से कोई हम इसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने आंसर को। तो हम कैसे इसको बोलेंगे फिर, कौन सा कंडक्ट करेगा? जिसके एनोड पे हाईएस्ट वोल्टेज होगी, या पॉजिटिव वोल्टेज, या हाईएस्ट वोल्टेज बोलो या पॉजिटिव वोल्टेज बोलो एनोड पे। और किसके एनोड पे हाईएस्ट वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज है D1 के अक्रॉस, तो D1 हमारे यहाँ पे कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, D1 कंडक्ट करेगा। और जब करंट फ्लो करेगा, तो मुझे बताइए फिर D2 और D4 से इनके थ्रू जो करंट फिर वापस आएगा, क्योंकि करंट तो क्लोज लूप बनाएगा ना, तो इनमें से कौन सा कंडक्ट करेगा? 2 और 4 में से फिर करंट वापस आएगा, अपना पाथ कंप्लीट करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो 2 और 4 डायोड में से कौन सा कंडक्ट करेगा? और 2 और 4 आप देख लीजिए, ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में इनका एनोड जो है वो कॉमन है, एक ही पॉइंट पे, लेकिन कैथोड इनके डिफरेंट है। और आपको पता है कि D4 के कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज है, और D2 के कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है। पहले से साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, जीरो जीरो से पाई तक। हाँ बताइए, इनमें से 2 और 4 में से कौन सा कंडक्ट करेगा? कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे बोलते हैं कौन सा कंडक्ट करता है? इसके लिए जनरलाइज यूज आपको याद रखना पड़ेगा एक रूल, दैट इज कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में जिसके कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज होती है, लोवेस्ट वोल्टेज, वो कंडक्ट करता है। जिसके कैथोड पे लोवेस्ट वोल्टेज होती है, नेगेटिव वोल्टेज, दैट कंडक्ट्स। और क्योंकि इनका एनोड कॉमन है, एनोड से हम इसको मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, रूल नहीं बना सकते, जनरलाइज केस नहीं ले सकते। तो जनरलाइज होगा कैथोड से यहाँ पे, क्योंकि कैथोड इनके डिफरेंट है। और कैथोड पे किसके अक्रॉस मुझे बताइए नेगेटिव वोल्टेज है इस बार, वो है D4 के कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज है, और D2 के कैथोड पे क्या है? पॉजिटिव वोल्टेज। दैट मीन्स 2 और 4 में से डायोड नंबर 4 कंडक्ट करेगा, और 1 और 3 में से 1 कंडक्ट करेगा। तो हमारा साइकिल कंप्लीट कैसे होगा यहाँ पे? तो इसको आप यहाँ पे देखिए, साइकिल कैसे कंप्लीट होगा, पूरा साइकिल करंट का। 1 कंडक्ट करेगा D1, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा लोड के अक्रॉस, और नीचे से कौन सा कंडक्ट करा अभी? 4, तो 4 के थ्रू वापस आएगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में, तो करंट अपना लूप ऐसे कंप्लीट करेगा। तो वही फिर नेगेटिव साइकिल में कौन सा कंडक्ट करेगा फिर? D3 एंड D2। जब नेगेटिव साइकिल आएगा, तो D3 के पॉजिटिव टर्मिनल पे, जो जहां पे अभी नेगेटिव वोल्टेज थी वहां पे पॉजिटिव आएगा, और जहां पे पॉजिटिव वोल्टेज थी वहां पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी। तो आप देख लीजिए, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन लगानी है उसी सेम रूल से। अगर किसी को समझ नहीं आया वो मुझे बता सकता है यहाँ पे। कंडक्शन फिनोमेना समझ आना चाहिए। हाँ जी बताइए, क्योंकि हम टाइम भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्लास का। बाकी आसान है इसमें, वेव एनालिसिस, वेव फॉर्म
वो कुछ नहीं, वो आपने बार बार देखी होगी, आपकी कॉपीज में आपने सजा के रखी होगी वेव फॉर्म्स। कंडक्शन समझ आए यहाँ पे, कौन सा डायोड कब कंडक्ट करेगा यहाँ पे? हाँ जी मुझे बताइए। सर ये फिर से रिपीट कीजिए डायोड के क्योंकि लिए। आगे हम खाली ब्रिज से ही काम चलाएंगे, क्योंकि आगे हर कोई ब्रिज आएगा, फिर ब्रिज सर्किट में आपको ये चीज याद रखना है कि कौन सा कंडक्ट करता है। जब सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ आएगा, दैट मीन 0 से पाई तक, सप्लाई वोल्टेज 0 से पाई तक जब आएगा पॉजिटिव हाफ, तो D1, वो तो नजर आ रहा है ना आपको, 1 3 2 4 डायोड, इनकी नंबरिंग आपको दिख रही है यहाँ पे सर्किट में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब पॉजिटिव हाफ आएगा 0 से पाई तक, तो 1 पे तो इस पॉइंट पे तो पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे D1 के एनोड पे यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, और जो नेगेटिव पॉइंट है वो कहाँ पे कनेक्ट किया हमने, 3 और 4 के दरमियान, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव पॉइंट है इन केस ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, और डायोड D4 के कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज है। और आपको ब्रिज में क्या रूल याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना है, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सा डायोड है यहाँ पे, जिनका एनोड कॉमन है, वो एनोड किनका कॉमन है, जिनका एनोड एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, बल्कि हम बोल सकते हैं शॉर्टेड है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वो है 2 और 4, इनका एनोड कॉमन है, दैट में 2 और 4 जो डायोड है ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में है, और 1 और 3 जो है इनका कैथोड कॉमन है, दैट मींस ये कॉमन कैथोड में, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कंडक्ट कौन करेगा पहले हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में D1 पे पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव पॉइंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, D1 D3 कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉमन कैथोड के लिए आपको रूल याद रखना पड़ेगा, वही कंडक्ट करता है जिसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज होती है, दैट मींस 1 और 3 में से कौन सा कंडक्ट करेगा, जिसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, और किसके अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज है, एनोड पे 1, तो दैट मींस ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऊपर वाले दो डायोड उसमें से D1 कंडक्ट करेगा, 1 और 3 में से 1 कंडक्ट करेगा डायोड D1, यहाँ तक क्लियर है। और नीचे नीचे भी तो कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि करंट तो पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, तभी सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, जब करंट अपना पूरा लूप कंप्लीट करेगा। तो लूप कैसे बनेगा यहाँ पे, जब D1 कंडक्ट करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे तो बात बताइए ना, फिर 2 से वापस जाएगा, 2 से भी वापस जा सकता है, और डायोड D4 से भी वापस जा सकता है, लेकिन आपको पहले ये तो देखना है ना, एक ही से ही वापस जाएगा, एक ही डायोड एक टाइम पे यहाँ पे नीचे वाले दो में से कंडक्ट करेगा, दोनों एक साथ कंडक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए नीचे वाले दो डायोड्स में 2 और 4 में से कौन सा कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये 2 और 4 कॉमन एनोड में कॉन्फ़िगरेशन में, इनका जो एनोड है वो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, उनका एनोड कॉमन है, लेकिन इन दोनों में से फिर कौन कंडक्ट करेगा, इसके लिए भी रूल क्या है, जो कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन होती है उनमें से देखना होता है किसके कैथोड पे, यहाँ पे कैथोड पे रूल बनेगा, फिर एनोड कॉमन है तो कैथोड पे रूल बनेगा, तो कैथोड, इसके कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है, वो कंडक्ट करेगा। तो 2 और 4 में से आप देख लीजिए नेगेटिव पॉइंट तो 4 के कैथोड पे कनेक्टेड है, तो 2 और 4 में से कौन सा कंडक्ट करेगा, करंट कहां से अपना लूप कंप्लीट करेगा, वो कंप्लीट करेगा अपना लूप यहां से 4 के थ्रू, तो 4 कंडक्ट करेगा और 4 के थ्रू फिर वापस आएगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के थ्रू, और अपना लूप कंप्लीट करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। आपको समझ आया यहाँ पे, वही दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, बाकी कुछ नहीं करना है, इनके लिए आपको रूल याद रखना है कि कौन सा कंडक्ट करता है और कब कंडक्ट करेगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई तक। अब नेगेटिव वोल्टेज का नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा, तो आप मुझे बताइए जहां पे D1 ये जो पॉइंट है इसमें आप नेगेटिव वोल्टेज आएगी, इस पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी, एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, इन दो पॉइंट्स में नेगेटिव हाफ साइकिल में जो पहले था उसका उल्टा हो गया अब, ठीक है, पोलैरिटी अब उल्टी होगी दो पॉइंट्स की। अब आपको क्या बताना है,
1 और 3 में से कौन कंडक्ट करेगा और 2 और 4 में से कौन कंडक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर 2 में से एक कंडक्ट करना चाहिए और नीचे 2 में से एक कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहले बताइए आप 1 और 3 में से कौन कंडक्ट करेगा, और दोनों डायोड क्या है, कॉमन कैथोड में है। इन दोनों में से कौन कंडक्ट करेगा 1 और 3 में से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। पोलरिटी मैंने मेंशन की है, माइनस नेगेटिव वोल्टेज कहां पे और पॉजिटिव कहां पे आएगा, पॉजिटिव पोलरिटी कहां पे आएगी। 1 और 3 में से कौन कंडक्ट करेगा, क्योंकि दोनों किस में है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन कैथोड में। इनका कैथोड क्या है, शॉर्ट, कॉमन है ना, कॉमन। तो रूल बनेगा एनोड पे फिर। तो एनोड, इनके एनोड पे कौन, किसके एनोड पे पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, वही कंडक्ट करेगा, क्योंकि कैथोड तो कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए D3 के एनोड पे इस बार पॉजिटिव वोल्टेज है और इनका एनोड कॉमन है। दैट मींस ऊपर वाले दो डायोड्स में D3 इस बार कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ऊपर तो हमारा लूप बन गया, पाथ मिल गई करंट को, तो यहाँ से करंट क्या आएगा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, वो D3 के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस ऐसे फ्लो करेगा, तो नीचे यहाँ पे जब पहुंचेगा, इसके लिए फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसको दो रास्ते हैं फिर, 2 और 4। लेकिन 2 और 4 में से आपको देखना है कि कौन सा रास्ता ये फॉलो करेगा, करंट कौन से पाथ के थ्रू ये फ्लो करेगा। तो अब मुझे बताइए 2 और 4 में से कौन कंडक्ट करेगा। 2 और 4 कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में है इस बार, ये कॉमन एनोड में है। और कॉमन एनोड के लिए रूल क्या है फिर, जिसके कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज होती है, इन दोनों में से वही कंडक्ट करेगा कॉमन एनोड के लिए। तो 2 और 4 में से किसके कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज है, वो है 2 के कैथोड पे। ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, दैट मींस नीचे से कौन सा कंडक्ट करेगा, डायोड नंबर 2। तो करंट अपना लूप यहाँ से अपना लूप कंप्लीट करेगा 2 के थ्रू, फिर सोर्स में आएगा। और आप इस बार आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा करंट की पाथ में, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। मैं इसको पहले यहाँ पे रब करूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। अब देख लीजिए, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे अब, तो करंट का पाथ बताइए कैसे आएगा। यहाँ पे करंट का पाथ, करंट यहाँ से जाएगा, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ के लिए यहाँ से करंट गया अभी, और फिर वापस कहाँ से आया, ऐसे ऐसे गया करंट, सॉरी ऐसे करंट गया, यहाँ से वापस आया, और फिर कहाँ से, और सोर्स के थ्रू मुझे बताइए डिफरेंस क्या रहा फिर दोनों। एक तो पहले वाले हाफ में 1 और 4 ने कंडक्ट किया, लेकिन सेकंड हाफ में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 3 और 2 ने कंडक्ट किया। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ से समझ आया हमें, ये चीज तो समझ आया, इसमें कोई मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, अगर किसी को है तो वो बताइए। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है फिर पहले हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में, अपार्ट फ्रॉम कंडक्शन ऑफ डायोड्स। पहले हाफ साइकिल में सोर्स के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन ये थी, नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन सोर्स में से उल्टी है, ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, क्योंकि पाथ बदल गया, और सोर्स के थ्रू जो करंट की पाथ जो है वो उल्टी हो गई इस बार। लेकिन लोड के थ्रू देखिए करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा, लोड के अक्रॉस इस बार भी करंट ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा, लोड के अक्रॉस करंट ऊपर से ही नीचे फ्लो करेगा दोनों केस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी नेगेटिव हाफ साइकिल में। लेकिन सोर्स में क्या हुआ, एक साइकिल में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे साइकिल में उल्टी डायरेक्शन में सोर्स के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है वेव फॉर्म के केस में, क्योंकि वेव फॉर्म तभी आपको यहाँ पे समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज आएगी पहले हाफ में 0 से पाई तक 1 और 4 कनेक्ट करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज सेम आएगी जो इनपुट के अक्रॉस है, आपकी वोल्टेज शेप सेम रहेगी। और फिर नेगेटिव हाफ के लिए फिर आपका 3 और 2 कंडक्ट करेगा, तो नेगेटिव हाफ भी इस बार आएगा क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है। और फिर से पॉजिटिव हाफ के लिए फिर से 1 और 4 कंडक्ट करेगा, और यहाँ से फिर आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो इस वेव फॉर्म में पहले हाफ में कौन कौन कंडक्ट करा है, 1 और 4, तो 1 और 4 यहाँ पे 1 और 4 इसमें आप लिख सकते हो। आप जब आप नोट्स बनाओगे वहां पे ये चीज आप मेंशन करना फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर 3 और 2 कंडक्ट करेगा, तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म आएगी।
ठीक है, वी आउटपुट वोल्टेज। अब नेक्स्ट पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी आएगी डायोड के अक्रॉस? पीक इनवर्स वोल्टेज, हाँ जी बताइए कोई। पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे निकालोगे इस बार? पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे निकालोगे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज रिवर्स बायस कंडीशन में कितनी होगी, कैसे निकालोगे कोई बताए? आपका क्लास है ना अभी, दूसरा क्लास भी है शायद आपका, एक और क्लास। हाँ जी, सर कि आज है नहीं क्लास? हाँ बताइए। नेक्स्ट क्लास है ना आज आपका कि आज वो आपने सर ने नहीं लिया या लैब थी बताइए? ऐसे सही संगीत नो सर वो नहीं लेंगे आज क्लास। तो बताया करो ना आप, मुझे तो लग रहा है आप सोए हो सब। तो सर बोरिंग है थोड़ा सा, बोरिंग इसलिए इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है सिंगल फेज और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसलिए बोरिंग है। सारा कुछ आता है ना आपको, इसलिए बोर हुए। हाँ जी बताइए कि कुछ है थोड़ा सा जो आपको पहले पता नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम आउटपुट वोल्टेज की वेव हम ये आएगी हमारे पास वी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और पीक इनवर्स वोल्टेज मैंने आपको बोला कि कैसे हम निकालेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज आपको डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालने इन रिवर्स कंडीशन, मतलब जब आपका डायोड जब रिवर्स हो जाएगा ब्रिज में, उसके अक्रॉस उस टाइम पे कितनी वोल्टेज होगी, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? हाँ बताइए। पहले हाफ साइकिल में 1 और 4 कंडक्ट करता है, इसको ध्यान में रखना। 1 और 4 कंडक्ट करेगा पहले हाफ से, ऐसे इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट हाफ में 0 से π तक। लेकिन इस वाले मोड में 1 और 4 जब कंडक्ट करेगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है। आइडियल मान के चल रहे हैं हम, इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स जो भी हमारे वाल्व्स हैं, वाल्व्स की रेजिस्टेंस कोई नहीं है कंडक्शन मोड पे, जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं कंडक्शन के दौरान। तो D1 और D4 शॉर्ट हो जाएंगे। जब D1 और D4 शॉर्ट हो जाएंगे, अब D4 पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। D4 ये शॉर्ट हुआ नीचे से, नीचे आप 0 वोल्टेज मान के चलिए, 0 वोल्ट ग्राउंड पे मान लीजिए इस पॉइंट को, ये 0 वोल्टेज पे है और 4 आपका शॉर्ट है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, इस पॉइंट पे 0 वोल्ट आएगा। और D3 के कैथोड पे कितनी वोल्टेज है फर्स्ट हाफ साइकिल में? क्योंकि D1 ने कंडक्ट किया फर्स्ट हाफ में, D1 शॉर्ट हुआ, तो D1 के एनोड पे क्या थी, Vm पॉजिटिव हाफ साइकिल में, Vm पीक वोल्टेज। और वही Vm जब 1 शॉर्ट हो जाएगा, कंडक्ट करेगा D1, तो Vm कहाँ पे आएगा, सीधे लोड के अक्रॉस। और वो पॉइंट यहाँ पे लोड के अक्रॉस जो पॉइंट है या इंडक्टर के इस पॉइंट के अक्रॉस, वही पॉइंट यहाँ D3 के कैथोड पे भी सेम पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट सारा शॉर्ट ही है, ऊपर वाला पॉइंट। एक वायर से हमने इसको कनेक्ट किया है, दैट मीन्स D3 के कैथोड पे Vm वोल्टेज आएगी और एनोड पे क्या है, 0 वोल्टेज। कौन से हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में तो फिर D3 भी कंडक्ट करेगा, उसमें D3 कंडक्ट करेगा, उसमें D1 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हमने तो यहाँ पे पहले हाफ साइकिल में बात की, D3 के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, और वो आएगी Vm। लेकिन Vm तभी आती जब इसके एनोड पे Vm होती और कैथोड पे 0। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है, कैथोड पे Vm है और एनोड पे क्या है, 0। दैट मीन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है D3 के अक्रॉस, दैट्स -Vm, दैट इज -Vm। और यही -Vm इसके अक्रॉस क्या है फिर ऑफ कंडीशन में, इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज, वो वही आएगी -Vm, π से 2π तक। और वही पीक इनवर्स वोल्टेज सेम 2 के क्रॉस भी आएगी,
इन फर्स्ट हाफ साइकिल। और जब पहला हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में आपका D1 और D2 ऑफ रहेगा और D2 एंड 3 कंडक्ट करेगा। और D1 और D2 जब ऑफ रहेगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में, तो उनके अक्रॉस भी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहेगी, VME। आप देख लीजिए इसको खुद भी, VME रहेगी। मैंने आपको एक केस बताया है D3 के अक्रॉस, आप D1 के अक्रॉस भी निकाल सकते हो, D2 के अक्रॉस भी, किसी के अक्रॉस आप निकाल सकते हो, वो माइनस VME आएगी और दैट विल बी आवर पीक इनवर्स वोल्टेज। और उसकी वेव फॉर्म हमने यहाँ पे ग्राफ में दी है, ठीक है, क्योंकि हम वेव फॉर्म अभी समझ रहे हैं। और करंट बताइए, करंट क्या आएगा, बताइए करंट क्या आएगा। हाँ जी, करंट की वेव फॉर्म लोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, या I1 मुझे बताइए पहले हाफ साइकिल में। हाँ जी, कोई बताएगा। जब हम पहले हाफ साइकिल की बात करेंगे, पहले हाफ साइकिल में आपके D1 कंडक्ट करता है और नीचे से D4, ठीक है। तो करंट तो लोड के अक्रॉस हमने कांस्टेंट मान के चला है, क्योंकि इंडक्टर मैंने लगाया, दैट मींस रिपल फ्री इज करंट, करंट में कोई रिपल नहीं है, तो इसलिए मैंने करंट को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 0 से पाई तक स्ट्रेट पॉजिटिव ID, दैट इज DC करंट, इट्स रिपल फ्री, क्योंकि हमने इंडक्टर यहाँ पे ऊपर सर्किट में लगाया है। इसका मतलब ये है कि करंट रिपल फ्री है, जो कि एजम्पशन भी हमने डिस्कस की है पहले, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या होगा, D1 तो ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में, तो करंट कितना आएगा, 0 नेक्स्ट हाफ साइकिल। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से D1 और D4 के अक्रॉस करंट आएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पाई से 2 पाई से 3 पाई तक, ठीक है। तो ये करंट आएगा जब आपका D1 और D4 कंडक्ट करता है, तो उस केस में जो करंट की वेव फॉर्म आएगी वो ये आएगी, ये करंट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पीक वैल्यू ID, मैक्सिमम करंट, ठीक है। I2 एक दूसरा वेव फॉर्म हमने यहाँ पे दिखाया है नीचे, नेक्स्ट वेव फॉर्म, ये कौन सा करंट है बताइए, I2 करंट कौन सा है, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D2 कंडक्ट करता है, कौन से नेगेटिव हाफ साइकिल में, हमने अभी डिस्कस किया ये चीज, ठीक है। D3 और D2 हमेशा जब भी नेगेटिव साइकिल आएगा D3 और D4 ऑन हो जाएगा और करंट अपना पाथ कंप्लीट करेगा। लेकिन मुझे बताइए 0 से पाई तक करंट कितना फ्लो करेगा, D3 और D2 के अक्रॉस करंट 0 है, क्योंकि वो तो ऑफ है फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो तो ऑफ है, करंट 0 है। और फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा D3 ऊपर से कंडक्ट करेगा, वो नीचे D2 कंडक्ट करेगा, तो करंट कितना आएगा, ID ना मैक्स और स्ट्रेट कांस्टेंट करंट, रिपल फ्री है, कहां तक, 2 पाई तक, 2 पाई को नीचे लीजिए, 2 पाई वाले पॉइंट को नीचे लीजिए। और 2 पाई के बाद आप देख लीजिए सोर्स में कितना आएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, दैट मींस D3 और D2 ऑफ हो जाएगा और इस बार D1 और D4 कनेक्ट करेगा, तो D1 और D4 के अक्रॉस करंट आएगा ID, और D3 और D2 के अक्रॉस 0 करंट आएगा। वेव फॉर्म से आप चेक कर सकते हो। और फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल में इसमें करंट आएगा D2 और D3 में, ठीक है। ये चीज क्लियर है, वेव फॉर्म, करंट की वेव फॉर्म। अब टोटल करंट कैसे निकालोगे, लोड के अक्रॉस तो एक बार कर ले, लोड के अक्रॉस तो कंटिन्यूअस करंट है, लोड को क्या पता है कि वहां पे डायोड लगे हैं और वो उनमें से ये कंडक्ट करता है, फिर मेरे अक्रॉस करंट आता है। लोड को तो कुछ नहीं पता, लोड के पास जो आ रहा है वो आ रहा है, उसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, वो तो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ठीक है। लोड को ये नहीं पता कि पीछे क्या है, सप्लाई कहाँ से आ रही है, लोड को ये चीज से कोई गरज नहीं है। तो हम कैसे लोड के अक्रॉस कैसे करंट निकालेंगे, इन दोनों करंट्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर लो, I1 और I2 इन दो वेव फॉर्म्स को ऐड कर लो, वो टोटल करंट आपके लोड के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे वेव फॉर्म्स को, तो 0 से पाई तक इतना करंट आएगा और पाई से 2 पाई तक ये करंट आएगा, तो आपका रिजल्टेंट करंट क्या आएगा लोड के अक्रॉस ऐसे, तो ये स्केयर वेव टाइप करंट आएगा आपके लोड के अक्रॉस, दैट इज शोन बिलो, यहाँ पे ये लोड के अक्रॉस हमारे पास करंट है, ठीक है, स्केयर वेव टाइप। और मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो।
नीचे लोड के अक्रॉस जो करंट आया ये स्क्वायर वेव है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। और यही करंट आपका सोर्स के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, सोर्स में भी यही करंट है। हाँ जी, सबको समझ आ रहा है ना, मतलब सबको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज। भाई मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, आप लोग सो गए। हाँ आसिम, जी सर। क्यों घबराए हुए, क्लास में ही हो? जी सर। तमाशी अंदर खत्म जा नो सर, नो सर। मानते में क्वेश्चन आंसर। लोड के अक्रॉस हमारे पास करंट की वेवफॉर्म नीचे है, हमने इन दो वेवफॉर्म को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट करंट की वेवफॉर्म आई लोड के अक्रॉस, वो ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या है मेरा, यही करंट आपका सोर्स के थ्रू भी आ रहा है, क्योंकि लूप तो किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, सेकेंडरी ऑर्बिट ट्रांसफार्मर, और वही आपका सोर्स है। यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिट ट्रांसफार्मर एज ए सोर्स एक्ट करेगा, करंट तो उसी से फ्लो करता है, वो एज ए सोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे सर्किट के लिए, ठीक है। तो जो लोड के अक्रॉस करंट है वही आपकी सोर्स के अक्रॉस भी फ्लो कर रहा है, सेम करंट, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लूप भी दिखाया कि कैसे इसके अक्रॉस आएगा करंट। तो आप मुझे बताइए, ये जो करंट की वेव फॉर्म है ये तो साइनसोइडल नहीं है, प्योर साइनसोइडल नहीं है, कि है प्योर साइनसोइडल? हाँ जी, ये जो आउटपुट करंट आया इसकी जो वेव फॉर्म है प्योर साइनसोइडल है कि नहीं, इसका तो बताओ पहले। यस सर, प्योर है। कोई तो बताओ। हाँ जी, फुरकान, फुरकान शेंगे, लतीफ। जी सर। हाँ लतीफ वन शेंगे चुका है, ना सर। वन तेल। जी सर, कौन सी वाली, ऊपर वाली की नीचे और जो लास्ट में है? लोड की अक्रॉस कौन सी वेव फॉर्म है, नीचे वाली है ना। जी सर वही, आप तो ऊपर वो मारा की है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। सोर्स की अक्रॉस जी सर, वे मेरे मार्क करने से क्या होगा, आप क्या पढ़ रहे थे फिर। हाँ आपको बताना है कि ये जो करंट की वेव फॉर्म है नीचे, टोटल करंट, ये आपके सोर्स के थ्रू भी फ्लो हो रहा है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। तो आप जी मुझे सर। बताइए क्या ये प्योर साइनसोइडल है? नहीं सर, स्क्वायर वेव है, प्योर स्क्वायर वेव, साइनसॉइडल नहीं। जी। तो इसे क्या दिक्कत आ जाएगी फिर, ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आएगी इसे? जी सर, जब लोड इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में ऑब्वियसली दिक्कत तो आ जाएगी, लोड की, जब लोड ज्यादा हो जाएगा उस टाइम, मतलब जब लोड लोड, ज्यादा होता है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लोड ज्यादा तो है नहीं यहाँ पे तो मैं अभी लोड पे तो हम, आमिर, इकबाल, उवैस, सुहैब, भाई भाई सर, भाई। पाई छा, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और इंटीग्रेट करेंगे एक पीरियड में, और 0 से पाई तक, क्योंकि पाई के बाद फिर से वही वेव रिपीट हो रही है। दैट मीन फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका पाई है। टाइम पीरियड तो इसका 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी, लेकिन वो फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं है, हमें निकालना होता है लोवेस्ट टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। इंटीग्रेट 0 टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी क्यों हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है, हमें लग रहा है कि ये साइन का ही पार्ट है, साइन वेव फॉर्म का ही पार्ट है, ऊपर साइन वेव है और नीचे आप देख लीजिए ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल साइन वेव का ही पार्ट है, इसलिए हमने वी एम साइन ओमेगा टी से इसको मेंशन किया। और फिर तो वैल्यू तो इसको आ जाएगा, आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से पाई तक, लिमिट पुट कीजिए, और आउटपुट वोल्टेज आएगी हमारे पास 2 वी एम बाई पाई, फुल वेव रेक्टिफायर इन केस ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी आउटपुट वोल्टेज आती है, डीसी आउटपुट वोल्टेज, दैट इज 2 वीएम बाई पाई। पहले केस में कितना आया था, वीएम बाई पाई, हाफ वेव रेक्टिफायर में वीएम बाई पाई आया था डीसी आउटपुट वोल्टेज, लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 वीएम बाई पाई,
ट्वाइस हुआ, मतलब इस बार डीसी आउटपुट वोल्टेज दोगुना हुई एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, और होना भी चाहिए क्योंकि इस बार दोनों हाफ साइकिल क्या हो रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है। आपके आउटपुट पे दोनों हाफ साइकिल्स में आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, तो दोगुना तो होना चाहिए, ठीक है। फिर पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम आएगा, पल्स नंबर 2। पल्स नंबर बताइए क्यों 2 आएगा, व्हाट इज पल्स नंबर? हाँ जी बताइए, पल्स नंबर क्यों 2 है यहाँ पे? पहले यूनिट में पढ़ा आप लोगों ने, अगर याद होगा। पल्स नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं? सर जो पल्सेस नंबर हम ऐसे मतलब डिफाइन करते हैं, जो मतलब हम देखते हैं नंबर ऑफ पल्सेस एसी साइकिल में देखते हैं सर, नंबर ऑफ पल्सेस जो मतलब हम ऐसे वो देखते हैं, डीसी होती है एसी साइकिल में। हम एसी इनपुट के एक साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डीसी में कितने पल्सेस मिल रहे हैं, पल्सेस ठीक है, जी उसको सर। बोलते हैं पल्स नंबर। और यहाँ पे एक साइकिल, यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट जी वोल्टेज का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए आउटपुट साइड पे कितने पल्सेस आपको मिल रहे हैं, 2। 0 से 2 पे आपको 2 पल्स मिल रहे हैं, इसलिए इसका पल्स नंबर कितना है, 2। लेकिन जो पहला हाफ वेव रेक्टिफायर था, वहां पे कितना था पल्स नंबर? वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया था, बताइए वहां पे कितना था पल्स नंबर? फिर यहाँ पे 2 है, वहां पे कितना था बताइए, यहाँ पे कितना पल्स नंबर है हाफ वेव रेक्टिफायर में? ये था ना हमारा पहला 1 पल्स नंबर, 1 ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। और एवरेज करंट कितना आएगा यहाँ पे, ID बाई 2, एक इसका एवरेज वैल्यू जब निकालोगे दैट इज ID बाई 2, वो आपको निकालना पड़ेगा। वॉल्यू रेटिंग 0.5, that means 1/2 Vm into ID. ID is a DC current output and Vm is the voltage output voltage का maximum value, that's Vm। और यहाँ पे कितने वॉल्यूज हमने यूज किए, नंबर ऑफ वॉल्यूज यूज्ड 4। और ये था आपका फुल वेव रेक्टिफायर। और आप देखोगे जितना पल्स नंबर बढ़ेगा, P पल्स नंबर जितना बढ़ेगा, तो आपको एवरेज आउटपुट डीसी आउटपुट वोल्टेज वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पल्स नंबर 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 Vm/π हुआ, दोगुना हुई है हमारे पास डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए, 3:30 हो गए, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब इसमें क्या बचता है, ये तो हमारा अनकंट्रोल था, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब इसमें एक और बचता है हमारा, दैट इज 3 फेज के केस में अनकंट्रोल डायोड से हम कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसका थोड़ा सा एनालिसिस देखना है, वो हमारे पास ये अब देख लिया, अनकंट्रोल 3 फेज रेक्टिफायर, ठीक है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे जो भी हम पढ़ेंगे अब आगे, वो 3 फेज ही होगा। और 3 फेज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लाइन और फेज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, और हम साथ साथ ही देखेंगे वो चीज भी। और 3 फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कंट्रोल पे, और कंट्रोल ये सारा कुछ फिर 3 फेज पे ही चलेगा, सिंगल फेज में नहीं चलेगा। सिंगल फेज इतना ही था यहाँ तक ही समझने के लिए, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर हम यूज करेंगे, पी क्यू पल्स नंबर यूज करेंगे, कम्यूटेशन ग्रुप क्यू जो हमको मैंने पहले यूनिट में पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, क्यू क्या है, फिर से कम्यूटेशन गैप ग्रुप, सॉरी ग्रुप गैप नहीं है, ग्रुप कम्यूटेशन ग्रुप, और पी आपका पल्स नंबर होता है, ठीक है। ये हम इसमें यूज करेंगे। एस क्या होता है, नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड वाल्व्स, सीरीज में कितने